सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इट इज टीचर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विद्युत फ्लक्स, गॉस की प्रमेय, उसके प्रूफ के ऊपर। सो आज की वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग अवर वैल्यूएबल टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस, ये है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या होता है कि किसी क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब जैसे मेरे पास में ये क्षेत्रफल है वेक्टर ए, ये क्या है, यहाँ पे मैंने बोल दिया है वेक्टर ए, लेकिन हमको तो ये पता है कि जो क्षेत्रफल होता है वो एक अदिश राशि होती है। लेकिन यहाँ जिस तरीके से मैंने लिख रखा है, यानी यहाँ पर मैंने सदिश लगा रखा है, इसका मतलब क्या है कि ये एक सदिश राशि मैंने यहाँ बताया है। तो क्या चीज़ है, कन्फ्यूजन कैसा है? कन्फ्यूजन कुछ नहीं है, क्लियर सी बात है कि आपका जो क्षेत्रफल होता है वो सदिश राशि होती है, सही बात है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल को सदिश राशि मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमने वही चीज़ की है, क्षेत्रफल को सदिश राशि मान लिया है। अब देखिए, अगर इस क्षेत्रफल ए से कोई विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, या कितनी विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, उसकी संख्या को हम क्या बोलेंगे, विद्युत फ्लक्स बोलेंगे। यानी इससे मान के चलिए इतनी विद्युत फ्लक्स बल रेखा जो निकल रही हैं उनकी संख्या को क्या बोल देंगे, विद्युत फ्लक्स बोल देंगे। लेकिन ये तो हो गई थ्योरेटिकली बोलने में। लेकिन अगर हमें कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तब हम क्या करेंगे, किस तरीके से निकालेंगे विद्युत फ्लक्स को। तो देखिए, हमने नीचे लिखा है कि आंगिक रूप से विद्युत क्षेत्र यानी वेक्टर ई तथा क्षेत्रफल वेक्टर ए के अदिश गुणनफल को ही हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब क्या है, फाई ई, ये क्या है, इससे हम विद्युत फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर लिख सकते हो आप कि इसे फाई ई, सफिक्स में ई बोलते हैं, इसको नीचे लगा देते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो देखिए फाई ई क्या बोला हमने, वेक्टर ई डॉट वेक्टर, यानी ई और ई का जो अदिश गुणनफल है उसके बराबर होगा। और अदिश गुणनफल क्या होता है हमें पता है, हमने पढ़ रखा है 11th क्लास में, ई ए इंटू कॉस थीटा। अगर 11th में नहीं समझ में आया है या ठीक से नहीं पढ़ पाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, वेक्टर ई इंटू ए, अगर कभी भी कोई एक अदिश गुणनफल होता है, यानी वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को ए बी कॉस थीटा। मतलब ये जो सदिश राशि है इसका परिमाण ए है, ये जो सदिश राशि है इसका परिमाण बी है, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा, उसको हमने कॉस के रूप में लिख दिया, कॉस थीटा। इस तरीके से किसी भी अदिश गुणनफल को हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे विद्युत फ्लक्स के क्वेश्चंस को। बात समझ में आ गई? अब जल्दी से इसके मात्रक और विमा को देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मात्रक, तो मात्रक किससे निकालेंगे हम, फाई ई का फॉर्मूला क्या था, ई कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा का तो कोई मात्रक होगा नहीं, मात्रक किसका निकालेंगे, ई ए का। तो देखिए ई क्या है, विद्युत क्षेत्र, यानी कि बल बटे आवेश गुणा क्षेत्रफल। यहाँ से तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और जो कूलाम है उसका मात्रक, जो आवेश है उसका मात्रक क्या होगा, कूलाम, इनटू ये क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। यानी जो आपका विद्युत फ्लक्स का मात्रक आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब बात करते हैं विमा की। तो देखिए विमा क्या आएगी, तो विमा भी इसी फॉर्मूले से निकालेंगे हम। तो जो फाई ई की विमा है क्या है, ई ए कॉस थीटा। पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं इसका। अच्छा, इसका विमा नहीं, जब इसका मात्रक नहीं तो विमा भी नहीं निकलेगी। तो ई ए की बात करेंगे तो देखो ई को हम क्या लिख सकते हैं, एफ अपॉन में क्यू इंटू ए। साथ ही साथ हम क्यू को क्या लिख सकते हैं, एफ अपॉन में आई इंटू टी, विद्युत धारा गुणा में समय गुणा क्षेत्रफल। ठीक है, अब इस समय क्या मिलेगा, देखो बल की विमा क्या होती है, एम एल टी की पावर -2 ब्रैकेट, अच्छा आई यानी विद्युत धारा की ए, समय की क्या होती है टी, पॉइंट नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, ए टी, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे क्षेत्रफल, इसकी क्या होगी, मीटर स्क्वायर है, यानी एल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या मिलेगा हमको, तो एल स्क्वायर है, यहाँ L1 है, तो एम एल क्यू टी की पावर -2 इस तरीके से, और यहाँ पर क्या रहेगा, केवल और केवल ए टी ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अब ज़रा देखते हैं और, तो देखो इस ए टी को ऊपर लेके जाएंगे, क्या मिलेगा, एम एल क्यू टी की पावर -2। ठीक है, दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है कैमरे में। अब देखिए ए टी का वो अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पर गुणनफल में क्या दिखेगा, यहाँ दिखेगा नहीं। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ मात्रक को। ठीक है, आपने लिख लिया होगा। तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे जब इसको एम एल क्यू
टी की पावर -2, ठीक है, इंटू ए टी ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, यानी ए इन्वर्स टी की पावर -1 है ये। तो देखो एम, यहाँ एल तो कुछ है नहीं, एम भी कुछ नहीं, तो एज इट इज जो लिखा हुआ है टी, यहाँ -2 है -1, तो क्या होगा -3, और पॉइंट नहीं आएगा, ए इंटू क्या है, ए की पावर -1, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी विमा हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके, अब चलते आगे। तो अगर आप अभी बोलो कि इस बड़े क्षेत्रफल की जगह किसी छोटे से क्षेत्रफल से हमको निकालना है, ठीक है, यानी कि अगर इस बड़ी क्षेत्रफल की जगह कोई छोटा छोटा क्षेत्रफल ले रखा है और इन छोटी छोटी क्षेत्रफल किसी एक क्षेत्रफल से जिसका क्षेत्रफल कितना है डी है, इससे विद्युत फ्लक्स निकालना है, तो कैसे निकलेगा, डी फाई। अब चूंकि छोटा क्षेत्रफल है तो छोटा डी फाई लेंगे हम, डी का मतलब होता है बहुत ही छोटी क्वांटिटी के लिए, इसीलिए हम डी लगाते हैं आगे। तो डी फाई बराबर क्या होगा, पहले क्या आता है यहाँ पे हमारा, ये क्यों लिख रहे हो, वेक्टर ई इंटू डी, बात समझ आई? ठीक है, अब देखो ये तो निकल आया इस छोटे क्षेत्रफल की वजह से, लेकिन अगर मुझे इन सभी छोटे छोटे क्षेत्रफलों को जोड़ना है आपस में और जोड़ के वापस से बड़ा सा क्षेत्रफल बन जाएगा, मुझे पता है, तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ क्या कर दूंगा, समाकलन। तो देखो किसी एक छोटे से क्षेत्रफल के लिए तो ये आएगा, जब पूरा हमको क्षेत्रफल के लिए निकालना होगा तो इसका क्या कर देंगे, दोनों को समाकलन कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो जो डी का मतलब है अवकलन, इसका मतलब है समाकलन, समाकलन से अवकलन कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो फाई ई रह गया लगाना सफिक्स में, ठीक है, तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन का साइन है ये, समाकलन का वेक्टर ई डॉट डी, ठीक है, ये आपका बन जाएगा इस पूरे क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला। जब आपसे बोला जाए कि किसी एक क्षेत्रफल के लिए तो जो क्षेत्रफल दे रखा है वो ये दे रखा है, तो इस संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए निकालिए, तब आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बात करें विद्युत फ्लक्स घनत्व की, तो विद्युत फ्लक्स घनत्व क्या होता है, तो देखिए अगर हमने भी बोला था कि इस क्षेत्रफल, इस बड़े वाले क्षेत्रफल से जो विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं उसकी संख्या को हम क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। लेकिन अगर मैं उसी विद्युत फ्लक्स में इसी क्षेत्रफल का दोबारा से भाग दे दूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा, विद्युत फ्लक्स घनत्व बन जाएगा। क्या बन जाएगा, विद्युत फ्लक्स घनत्व बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? यानी परिभाषा कैसे लिखोगे इसकी कि एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स घनत्व बोलते हैं। इसको जल्दी से लिख देता हूँ। तो विद्युत फ्लक्स घनत्व की जो परिभाषा है मैंने यहाँ पे लिख दी है कि एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स को विद्युत फ्लक्स घनत्व कहते हैं। तो देखो परिभाषा किस तरीके से बनती है फॉर्मूले से वो भी मैंने बता चुका हूँ, लेकिन एक बार और बता देता हूँ छोटे से तरीके से कि अगर हमारे पास में कोई भिन्न दे रखे A/B, तो हम क्या करते हैं, अगर इसका मान 1 कर दें, कितना कर दें, 1, तो जैसे मान के चलो यहाँ पर क्या दे रखा है, कोई भी एक वैल्यू दे रखी है, लेट सपोज कुछ भी ले लो, चलो C ले लेते हैं, ठीक है, C बराबर A/B। तो अगर मैं B की वैल्यू A रख दूँ 1, तो C बराबर A हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं इसका मान 1 रख दूँ तो जो विद्युत फ्लक्स का मान है वही विद्युत फ्लक्स घनत्व हो जाएगा। तो फॉर्म हम जो डेफिनेशन यहीं से बना लेते हैं कि एकांक क्षेत्रफल का मतलब क्या होगा कि A का जो मान है वो 1 है, 1 का मतलब 1 लिखो और उसका मात्रक लिख दो, बस इसे बोलते हैं एकांक। बात समझ में आ गई? एकांक या इकाई, उसका मतलब यह होता है कि बस एक डिजिट लिखो और जो भी राशि की तुम बात कर रहे हो उसका मात्रक पीछे लगा दो। अगर यहीं पे मैं वॉल्यूम की बात कर रहा होता तो 1 मीटर क्यूब हो जाता, समझ में आई? अगर मैं कूलाम की बात कर रहा होता, एकांक आवेश की बात कर रहा होता तो क्या होता, 1 कूलाम हो जाता। ये चीज़ होती है, ठीक है। और चलो सिमिलरली अगर मैं लाइन किसी भी लंबाई की बात कर रहा होता तो 1 मीटर हो जाता, ठीक है। ये चीज़ होती है एकांक का मतलब। तो आई होप चीज़ समझ में आई होगी। अब चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है गॉस की प्रमेय। जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है गॉस की प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार क्या होता है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उससे संबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी मतलब क्या है, अगर आपके पास में इस तरीके से कोई बंद पृष्ठ दे रखा है, कैसा है, बंद पृष्ठ है, ठीक है, और इसमें कोई आवेश दे रखा है, मान के चलते प्लस की, तो जाहिर सी बात है अगर ये आवेश है तो इसकी वजह से कुछ ना कुछ विद्युत बल रेखाएं होंगी, और जो विद्युत बल रेखाएं होगी तो विद्युत बल रेखाओं जिस क्षेत्रफल से होकर जा रही होंगी वहाँ विद्युत फ्लक्स भी होगा। तो उसने क्या बोला कि जिस बंद पृष्ठ का आपको विद्युत फ्लक्स निकालना है वो किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजर रहा है तो वह उससे संबद्ध कुल आवेश कितना है इस पे Q, उसका 1/ε0, Q में अगर 1/ε0 का गुणा करोगे तो यही आएगा, गुना होता है। बात समझ में आएगी? यानी
जो विद्युत फ्लक्स है वो कुल आवेश Q का कितना होगा, 1/ε0 गुना हो जाएगा। समझ में आ गई? फाई ई इक्वल टू Q/ε0। ये थी गॉस की प्रमेय और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको जल्दी से अच्छे तरीके से याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट पॉइंट करके लिखिएगा। यहाँ तो आवेश एक दे रखा है, इस वजह से हमने Q/ε0 दे रखा है। अगर मान के चलिए कोई बंद पृष्ठ ऐसा है जिसमें कई सारे आवेश हैं, Q1 Q2 लेट्स सपोज Q3 और Q4 भी है, चारों कैसे हैं, पॉजिटिव है, तब हम जो विद्युत फ्लक्स यानी गॉस की प्रमेय को अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा, इन सभी को जोड़ लेंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 एंड अपॉन में आ जाएगा ε0। क्यों? देखो डेफिनेशन देखो, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, उससे संबद्ध कुल आवेश, इसने बोला कुल आवेश, यहाँ कुल आवेश कितना था, प्लस Q, यहाँ कुल आवेश कितना है, अगर इन चारों को जोड़ देंगे तो ठीक है, उसका 1/ε0 गुना होगा, यानी कुल आवेश का 1/ε0 गुना होगा। बात समझ में आ गई? इस तरीके से अगर यहीं पे अगर कोई आवेश ऐसा होता, मान के चलिए Q4 कैसा है, माइनस का आवेश है, तो यहाँ पे जो प्लस का लिखा हुआ है कैसा होता, माइनस हो जाता। बात समझ में आ गई? जैसा आवेश है उसकी प्रकृति है, ऐसे ही हम उसको जोड़ देते हैं। बात समझ में आ गई? नोट पॉइंट में दूसरा पॉइंट लिखेंगे, अभी जो लिखाया था पहला पॉइंट था, अगर ये बंद पृष्ठ है, इसके अंदर एक आवेश प्लस Q1 है और प्लस Q2 है और बाहर कितना है, प्लस Q3, तो इस Q3 का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव किनका पड़ेगा, इन दोनों आवेशों का। बात समझ में आएगी? तो यहाँ पर विद्युत फ्लक्स वही होगा, फाई ई इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 अपॉन ε0। समझ में आएगी बात? बाहर वाला जो आवेश है उसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है, मान के चलिए कि एक आपके पास में क्या है, विद्युत बंद पृष्ठ है, उसमें टोटल आवेश प्लस Q आ रहा है, जैसे भी हमने 3-4 आवेश देखे थे, उन सभी को जोड़ने पर प्लस की वैल्यू आ रही है, प्लस Q आवेश आ रहा है, तो वहां से जो विद्युत फ्लक्स आएगा कैसा आएगा, निर्गत आएगा। अरे विद्युत बल रेखाएं कैसी जाएंगी, बाहर की तरफ ही तो जाएंगी, यानी कैसा होगा, निर्गत होगा बाहर की तरफ। और वहीं अगर टोटल जो चार्ज है वो कैसा हो, ऋणात्मक हो, तो वहां पर जो विद्युत फ्लक्स होगा कैसा होगा, इनवर्ड यानी कि अंदर की तरफ होगा। ठीक है, यानी कि हम इतना समझ गए कि अगर जो टोटल चार्ज है वो धनावेशित है तो फ्लक्स कैसा होगा, लिख देता हूं, यहाँ पर फ्लक्स जो है निर्गत होगा, फ्लक्स की बात हो रही है यहाँ पर विद्युत फ्लक्स की, और यहाँ पर कैसा होगा, निवेशी होगा। निवेशी का मतलब क्या होता है, इनवर्ड। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, आउटवर्ड, इंग्लिश में इसको क्या बोलना है, आउटवर्ड। बात समझ में आ गई? ओके, सो ये है गॉस की प्रमेय का सत्यापन यानी प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं क्या चीज है। तो देखो हमने क्या लिखा है कि यहाँ पर एक बंद पृष्ठ दे रखा है आपको, इसका केंद्र क्या है, O, यहाँ पर हमने प्लस Q आवेश को रख दिया है। अब यहाँ से r दूरी पर क्या है, एक बिंदु P है, इस बिंदु P पर हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र निकालना होगा। बात समझ में आ गई? इसी को निकालने का विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, उससे हमको पता चल जाएगा गॉस की थ्योरम किस तरीके से प्रूफ होगी। आइए चलिए जल्दी से देख लेते हैं। अब हमको प्लस Q आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र निकाला था। विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता था, हमें पता है कि E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन में जो बीच की दूरी होती थी इस बिंदु से इस बिंदु की, उसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, यही होता था। अब बात करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो, तब क्षेत्रफल अवयव D से जाने वाला विद्युत फ्लक्स, इसका मतलब क्या है, देखो क्षेत्रफल अवयव का मतलब है बहुत ही छोटा सा क्षेत्रफल, यानी इस P का कुछ ना कुछ एक बहुत ही छोटा सा क्षेत्रफल होगा, उसी क्षेत्रफल को हमने मान लिया है dA वेक्टर। और देखो O से P पर अगर मैं विद्युत क्षेत्र ज्ञात करूंगा तो उसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या, प्लस है, तो इससे कैसे होगी, बाहर की तरफ आई, यानी ये। और dA का क्या है, थोड़ा सा देखो यहाँ पर ये जो एंगल है ये बता रहा है विद्युत क्षेत्र और इस क्षेत्रफल के बीच का कोण। देखो किस तरीके, अगर मैं इसको जूम करूँ तो देखो ये डायग्राम कुछ ऐसे ही बना हुआ है इस तरीके से। अब यहाँ पर मैं इसको जूम कर रहा हूँ तो देखो ये जो क्षेत्रफल है ये कुछ ऐसा है कि इस टाइप से है। मतलब क्या है, ये जो क्षेत्रफल है वो इसी के ऊपर होना चाहिए था, ये ऐसे होना चाहिए था, ये कुछ ऐसे है।
बात समझ पा रहे हो? यानी कि अगर इसकी जो मध्य बिंदु ऐसे जा रहा है और ये वाला जो क्षेत्रफल है वो थोड़ा सा कैसा है, टिल्ट है, तो इनके बीच का ये जो एंगल है ये वाला, यानी ये जो एंगल है उसे हमने थीटा बोला, यानी कि क्षेत्रफल थोड़ा सा ऐसे हुआ हो रखा है, उसके बीच का कोण क्या है, थीटा है। ठीक है, अब तब क्षेत्रफल अगर डीए से जो विद्युत फ्लक्स जाएगा, आइए उसकी बात करते हैं। तो तब क्षेत्रफल अगर डीए से जाने वाला विद्युत फ्लक्स कैसे होगा, हमने बताया था आपको कि अगर किसी छोटे से क्षेत्रफल से विद्युत फ्लक्स जाता है तो उसको हम डी फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो डी फाई क्या होगा, विद्युत फ्लक्स क्या होता था, विद्युत क्षेत्र और उस क्षेत्रफल का डॉट प्रोडक्ट, यानी कि अदिश गुणनफल। इसको कैसे लिख सकते हैं, ई डी ए कॉस थीटा, थीटा कौन सा, ये वाला। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर हम ई का मान रख देंगे इस वाले इक्वेशन में। तो देखिए समीकरण, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मान रखेंगे तो डी फाई ई क्या होगा, ई की वैल्यू देखो 1/4πε0 Q/r² डॉट डी ए कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है, अब देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ Q/4πε0, ये इधर आ जाएगा, यहाँ बचेगा डी ए कॉस थीटा/r²। ठीक है, तो हमको ये क्या लिखना है, परंतु जो आपका डी ए कॉस थीटा/r² होता है, ये आपको याद करना है, ये डी ओमेगा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओमेगा, तो डी लगा हुआ तो डी ओमेगा, ये क्या होता है, घनकोण होता है। ठीक है, इसे हम घनकोण बोलते हैं। तो इस घनकोण, ये वाला मान अगर मैं इस इक्वेशन पुट करूँगा इसलिए, तो हम लिखेंगे डी फाई ई सफिक्स में, तो देखो Q/4πε0 और यहाँ से कितना आ जाएगा, डी ओमेगा। बात समझ में आएगी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो ये तो हो गया डी फाई ई, यानी कि इस छोटे से क्षेत्रफल से होकर जाने के बाद में। लेकिन अगर इस पूरे बड़े क्षेत्रफल की बात करी जाए, मान के चलो ये पूरा का पूरा बड़ा क्षेत्रफल है, कितना है, ए है, हमने मान लिया ये ए क्षेत्रफल है। अब इस क्षेत्रफल ए से जाने वाली जो विद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा, उसकी बात करते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं, दोनों तो हम समाकलन कर देंगे। तो देखो क्या लिखेंगे कि अतः क्षेत्रफल ए से जाने वाला कुल विद्युत फ्लक्स या फिर फ्लक्स, ठीक है, क्या होगा, देखो दोनों तरफ समाकलन कर देंगे। तो इधर आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, जैसे ऐसे होता है ना, इधर माइनस और बराबर के इधर माइनस है, इधर प्लस है, इधर प्लस होता है। तो इसको जब तुम इधर पक्षांतर करते हो तो डायरेक्ट इसको प्लस लिख देते हो, है ना, इसको माइनस हटाकर डायरेक्ट प्लस लिख देते हो। इसका मतलब वही चीज़ करेंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका अवकलन हो रहा है डी का मतलब, तो जब इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। तो सीधे लिख सकते हो आप फाई ई। अब चूंकि ये इधर चला गया तो केवल फाई ई बचेगा ना, इधर से अवकलन चला गया, यहाँ पर क्या है, समाकलन, समाकलन पहुंच जाएगा यहाँ पे, समझ में आ गई। तो फाई ई बराबर इंटीग्रेशन यानी समाकलन किस चीज़ का, इसका Q/4πε0 इंटू डी ओमेगा। ठीक है, लेकिन ये कौन सा होगा, पृष्ठीय समाकलन होगा। मैंने बताया था आपको ये पृष्ठीय समाकलन होता है जब किसी बंद पृष्ठ की बात हम करते हैं। ठीक है, अब देखो फाई ई, तो यहाँ से कांस्टेंट क्या है उसे बाहर ले लेंगे। देखो आवेश है, कांस्टेंट है, क्योंकि मैंने आवेश प्लस क्यू को पहले से यहाँ पे स्थापित कर रखा, उसका मान तो परिवर्तित होगा नहीं। अपॉन में 4πε0, ये भी पहले से एक नियतांक है, इसका मान कोई परिवर्तन नहीं होगा, बचा ये यानी डी ओमेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, अब एक चीज़ और है, हमको पता है, एक चीज़ आपको याद रखनी है, परंतु जो डी ओमेगा का पृष्ठीय समाकलन होता है वो 4π होता है। क्या होता है, 4π होता है। इसे बोलते हैं हम अधिकतम घनकोण, याद रखेंगे, इसे बोलते हैं अधिकतम घनकोण। ठीक है, इस तरीके से तो घनकोण है, इस तरीके से लिख लीजिए, अच्छे से याद रहेगा। तो अधिकतम घनकोण है, ये बात हमें समझ में आएगी। अब इस वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो क्या आएगा, फाई ई इज इक्वल्स टू, अब देखो Q अपॉन में 4πε0 और ये कितना है 4π, इसकी वैल्यू, ये जो इसकी वैल्यू 4π है, 4π से 4π कैंसिल आउट, क्या मिलेगा हमको, फाई ई इज इक्वल्स टू Q अपॉन में ε0। और गॉस की प्रमेय में मैंने अभी क्या लिखाया था आपको, ये फाई ई इज इक्वल्स टू Q अपॉन में ε0 होता है। यही क्या होती है, लिख देंगे, यही गॉस की प्रमेय होती है, यही गॉस की प्रमेय होती है, यही गॉस की प्रमेय होती है, इस तरीके से। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।
आपके डाउट को पूरी तरह से सॉल्व करने की मैं कोशिश ज़रूर करूँगा. So guys, if you like this video, do like, share, comment and subscribe the channel. And guys, thanks for watching this video till the end. मिलता हूँ आपसे कोई ऐसी another interesting video के साथ. तब तक के लिए bye bye.